हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लीडरलेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो लीडरलेस एप्लीकेशन में क्या ही होता है कि जब भी हमारा कोई क्लाइंट अगर राइट रिक्वेस्ट भेजता है चाहे रीड रिक्वेस्ट भेजता है, वो सारे डेटाबेस को भेज देता है। ठीक है, सबको, जितने भी डेटाबेस है सबको भेज देगा। और इसमें से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ, लेट्स से कि 2 3 5 जितने भी है, हम एक नंबर सेट करते हैं कि अगर उतने डेटाबेस ने इसको वापस भेज दिया वो चीज कि हाँ भाई तुमने जो मंगाया था वो है। अगर राइट रिक्वेस्ट है तो एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ ठीक है तुम्हारा राइट हो गया। अगर रीड रिक्वेस्ट है तो तुम्हारा डेटा भेज देगा। ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऐसे नोट्स, ठीक है, डेटा नोट्स रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो हमारा वो हो जाता है कि ठीक है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है और जो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आएगा वो हमारा करेक्ट डेटा होगा। ठीक है, ये होता है लीडरलेस एप्लीकेशन कि इसमें हम लोग एक को ना भेज के सबको भेज देते हैं। ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास 3 रेप्लिका थी, मतलब कि 3 नोट्स हैं। अब याद रखना हमेशा, जहां पे अब ये रेप्लिका 1 कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला है। हो सकता है कि इसके अपने फॉलोअर्स है। ठीक है ना, इसके अपने फॉलोअर्स हैं। ये एक रेप्लिका एक डेटा सेंटर में होगा। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है ना, कि एक रेप्लिका मतलब कि ये एक डेटा सेंटर है, इसके अपने फॉलोअर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि 3 मास्टर नोड थे। ठीक है, या 3 लीडर्स कह लो, इसमें लीडर्स तो होते नहीं है, इसलिए 3 रेप्लिकास थे। हमने इन तीनों पे राइट भेज दिया। अब इनके खुद के फॉलोअर्स थे, उनसे भी हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो, यूजर ने भेजा तो 2 पे सक्सेसफुली राइट हो गए। ठीक है, 1 और 2 पे देखो, यहाँ पे ओके हो गया, इसने ओके भेज दिया यूजर को। 2 को ओके हो गया, इसने ओके भेज दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट 3 लेकिन क्या हुआ था, नोट 3 कुछ तो गड़बड़ चल रही थी भाई। वो ऑफलाइन था तो उसने ओके नहीं भेजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई और यूजर आता है, अब वो डेटा रीड करने जा रहा है, सेम चीज। ठीक है, जो इसने यहाँ पे वो सेट किया ना कि यूजर 1 2 3 का प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल में ये सेट कर दो। तो अब जो कोई दूसरा यूजर आके चेक करेगा, तो इसने क्या किया, इसने डेटा मांगा। इसने डेटा मांगा तो तब तक सारे ही ठीक हो गए थे। ठीक है ना, रेप्लिका 1 2 3 मान के चलो कि सारे ही ठीक हो गए थे। तो अब देखो, 3 ने भी अपना कुछ रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, 3 ने जो ओल्ड पिक्चर था, क्यों, क्योंकि जो ये न्यू पिक्चर वाला था वो तो इस 3 के पास गया नहीं था चेंज। तो इसने बोला कि मेरा ओल्ड पिक्चर है, जो भी इसका वैल्यू है, मी ओल्ड जेपीजी, वो भेज दिया। 1 और 2 ने क्या भेजा इसको रिस्पॉन्स, न्यू जेपीजी न्यू जेपीजी। अब देखो, अब जो यूजर है ना, इसको जो फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें पहले चेक होगा कि जितने भी वैल्यूज आए हैं उनमें से सब लेटेस्ट कौन है। तो यहाँ देखो, इसका वर्जन है 7, इसका वर्जन है 7, इसका वर्जन है 6। इसका मतलब लेटेस्ट कौन सा वर्जन है, 7। तो जो 7 वर्जन है ना, वो रिटर्न होगा यूजर को। ठीक है, और एट द सेम टाइम क्या होगा कि जो ये है ना, रेप्लिका 3, इसमें वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, या दूसरा तरीका भी वैल्यू अपडेट होने का, पर मान के चलो कि अब जो भी वैल्यू है वो हमने अपडेट कर दिया रेप्लिका 3 में। तो ये चीज क्लियर होगी कि हम जब भी राइट कर रहे होते हैं तो देखो मल्टीपल नोट्स में लिख रहे होते हैं, जब भी रीड कर रहे होते हैं तो मल्टीपल नोट से रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब दो चीज है कि जब हमने बोला ना यहाँ पे कि जब रेप्लिका 3 में नहीं आया। ठीक है, रेप्लिका 3 में जब एक बार चेंजेस नहीं आया, जब इसने राइट कर दिया था, तो रेप्लिका 3 में चेंजेस नहीं आया। तो अब दो दो तरीके हैं इसमें चेंजेस लाने के। सबसे पहला जो हमने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, दो तरीके, एक होता है रीड रिपेयर और एक होता है एंटी एंट्रोपी। रीड रिपेयर क्या होता है कि जो हमने डिस्कस करा ना कि जब कोई यूजर आके रीड कर रहा था, जब उसने वो वैल्यू रीड करी, बाकी रेप्लिका पे इसको मिले लेटेस्ट वैल्यूज। ठीक है, या अपडेटेड न्यूअर वर्जन मिल गया। तो अब ये क्या करेंगे कि जो ओल्ड रेप्लिका हो गया, जिसके जिस रेप्लिका के पास ओल्ड डेटा होगा, उस रेप्लिका को बोलेंगे कि भाई ठीक है तुम अपना वैल्यू अपडेट करो, और ये वैल्यू अपडेट करा के उसमें भी वर्जन 7 कर दिया। तो ये हो गया हमारा रीड रिपेयर, कि जब भी कोई रीड होता है, तो अब ये चीज कब अच्छे से काम कर रही होती है कि जब एकदम से बार बार कोई वैल्यू हो रही है, अगर फेच हो रही है, तो अब क्या है कि किसी रेप्लिका पे अगर पुराना वैल्यू भी है तो वो इवेंचुअली अपडेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है एंटी एंट्रोपी प्रोसेस। ठीक है, तो एंटी एंट्रोपी प्रोसेस क्या होता है, ये समझो एक बैकग्राउंड प्रोसेस के जैसा है कि जब जैसे ही किसी एक पे आया, मतलब से कि इन दोनों पे चेंजेस आ गए। ठीक है, कोई भी चेंजेस आया तो अब ये क्या करेगा ना कि बैकग्राउंड में एक प्रोसेस रन हो रहा होगा जो इसको डेटा देख के सिंक में ले आएगा, इनको सिंक पे ले आएगा, आपस में सिंक, सबको देखेगा कि सब आपस में सिंक में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये होता है एंटी एंट्रोपी प्रोसेस में। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो ऑर्डर है ना, राइट का ऑर्डर वो चेंज हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं देता है ये। ठीक है, तो वो चीजें हमें हैंडल करनी पड़ती है, हमें अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि भाई ठीक है हम मल्टीपल नोड से रीड कर रहे हैं, मल्टीपल नोड पे राइट कर रहे हैं, तो हम कितना रीड करें कितना राइट करें कि हम मान के चले कि हमेशा हमें डेटा लेटेस्ट मिले ही मिले। तो इसके लिए एक कंडीशन आती है, W+R>n। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। W क्या है, W क्या है कि हमें कितने राइट सक्सेसफुल होने चाहिए।
ठीक है ना, कितने राइट्स सक्सेसफुल होने चाहिए। आर क्या है, रीड्स कितने सक्सेसफुल होने चाहिए। ठीक है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अब देखो ये डब्ल्यू आर एन को ना हम लोग, ये डब्ल्यू और आर को कोरम राइट और कोरम रीड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो, अब हमने क्या कहा कि हमारे पास टोटल एन नोड्स हैं। ठीक है, टोटल एन नोड्स है हमारे पास, टोटल एन नोड्स है, उसमें से डब्ल्यू, अगर अगर यूजर क्या करता है, अगर हम सबसे पहले फिगर पे जाएं तो देखो, यूजर क्या करा, सबको उसने भेज दिया कि हाँ भाई तुम भी लिख लो डेटा, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है। अगर इसमें से डब्लू ने रिस्पॉन्स कर दिया कि हाँ ठीक है, एक्नॉलेज कर दिया हमारे चेंज को कि हाँ ठीक है, हमने अपने पे वो चेंजेस लिख लिया, तो वो राइट सक्सेसफुल मानेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेट्स से कि हमारा यहाँ पे डब्लू था 2। ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि हाँ, दो डेटाबेसेस ने हमारा वो कह दिया कि हाँ भाई हमने चेंजेस लिख लिया अपने में। ठीक है, जो भी चेंज आया था, तो ये राइट हो गया सक्सेसफुल। सिमिलरली अगर अगर डब्लू का वैल्यू 1 भी होता, एक सेकेंड, अगर डब्लू का वैल्यू 1 भी होता, ठीक है ना, अगर W का वैल्यू 1 भी होता, तो भी क्या होता, ये सक्सेसफुल राइट होता। क्यों, क्योंकि हाँ, एक तो नोड ने बोल ही दिया है। मिनिमम आप देखते हैं कि मिनिमम W एक्नॉलेजमेंट तो आनी ही चाहिए हमारे पास। तो अगर 1 होता तो भी सक्सेसफुल था, 2 होता तो भी सक्सेसफुल। अगर पर W का वैल्यू अगर हम 3 रख देते, तो ये राइट सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दो ही नोड ने हमें सक्सेसफुल बताया था, तीसरे ने नहीं बताया। ठीक है, तो ये हो गया राइट का। सिमिलरली रीड में हम क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं। 3 से जब जब तक हम आर नोट से रीड नहीं कर लेते हैं, जब तक कि हम आर नोट से नहीं रीड कर लेते हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे कि डब्ल्यूज पे राइट करेंगे और आर में रीड करेंगे। और कोरम कंडीशन क्या बन जाती है हमारी, कि अगर अगर डब्ल्यू प्लस आर ग्रेटर देन एन है, डब्ल्यू प्लस आर ग्रेटर देन एन है, तो इसका मतलब कि हमें हमेशा लेटेस्ट डेटा ही मिलेगा। देख लेते हैं एग्जांपल से, समझो कि देखो, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके एन नोड्स हैं। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि ये लेट्स से कि इतना डब्ल्यू है और ये आर है। तो इस केस में देखो, जितने नोड्स पे लिखे और जितने नोड से पढ़ रहे हो, ठीक है, ये डब्ल्यू प्लस आर, यहाँ पे कितना हो रहा है, डब्ल्यू प्लस आर करोगे तो इक्वल टू एन हो रहा है। तो हो सकता है ना, हो सकता है ना कि इन राइट जो था वो सबका सब इस पे गया हो, और रीड तुम जब इससे किए तो तुम्हें लेटेस्ट डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही तुम ये कंडीशन लगा देते हो कि W प्लस आर ग्रेटर देन एन, इसका मतलब कि जितने पे राइट हुआ है, ठीक है, और जितने पे रीड हुआ है, ये दोनों में कुछ ना कुछ एक तो कॉमन होना ही चाहिए मिनिमम, सो दैट कि एक ओवरलैपिंग होगा तभी ना वो ग्रेटर देन एन कर पाएगा कंडीशन को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मिनिमम एटलीस्ट एक नोड तो हमें मिल ही जाएगा जिसपे लेटेस्ट चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हम अब बाकी सब में उसी के अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमेशा हमें लेटेस्ट चेंज ही मिलेंगे, और ऐसा बोले तो हम लोग स्ट्रांगली कंसिस्टेंट सिस्टम बना पाएंगे। ठीक है ना, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट बना पाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कि लेट्स से कि डब्ल्यू राइट के लिए अवेलेबल थे ही नहीं डब्ल्यू नोट्स। ठीक है, तो वो कभी राइट सक्सेसफुल ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर रीड के लिए लेट्स से कि आर नोट्स है ही नहीं, ठीक है, आर नोट्स है ही नहीं एज इन की मतलब, मान लो कि हमारा एन इक्वल्स टू 5 था। ठीक है, हमने डब्ल्यू रख लिया 3, आर रख लिया 3। ठीक है, अब हो सकता है ना कि एक नोट फेल हो जाए। ठीक है, एक नोट फेल हो जाए, सॉरी इसमें से, ठीक है, एक नोट फेल हो जाए, तो अभी क्या होगा कि n इक्वल्स टू 4 होगा। जब तक रीड करेगा 4 नोट से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डेटा में मुझे मिल जाएगा। एक और नोट फेल हो गया, तो n इक्वल्स टू कितना बचेगा, 3। 3 से रीड करेगा तो भी सही है। पर इसके अलावा अगर इसके बाद भी अगर एक नोट फेल हो गया, मतलब कि बस दो ही नोट बचे 5 में से, तो रीड तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको 3 से चाहिए था डेटा। ठीक है, तो ये एक इशू आएगा आएगा। ठीक है ना, और बाकी देखो, यहाँ पे भी सेम चीज कॉन्फ्लिक्टिंग वाली आएगी, तो हमने कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्या है, अलग अलग नोड है अलग अलग डेटा सेंटर में, तो जब उनमें ये रेप्लिकेशन हो रहा होगा डेटा का, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, पर हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देख लिया है कि मल्टी 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 मास्टर रेप्लिकेशन में हमने देखा है कि अगर दो मास्टर मास्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो एक और चीज, हाँ, इन जनरल हम क्या ही कर रहे होते हैं, इन जनरल हम कर रहे होते हैं कि जो n है ना हमारा, n को हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, और और w और r को हम यूजुअली n+1/2 रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। पर अब इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।